ये जो बेगल नृत्य है वो भी मधुमक्खियों के द्वारा ही प्रदर्शित होता है, मधुमक्खियों के द्वारा ही किया जाता है। आमतौर पर रानी मक्खी और नर मक्खी के द्वारा बेगल नृत्य नहीं किया जाता, केवल श्रमिक मधुमक्खियां ही इस नृत्य को दर्शाती हैं। कब दर्शाएंगी ये? तो आप जानते हैं कि जब छत्ते के भीतर जो भी मधुमक्खियां हैं उन सभी के भोजन का प्रबंध करती हैं श्रमिक मधुमक्खियां, और भोजन के प्रबंध के लिए ये श्रमिक मधुमक्खियां अपने छत्ते को छोड़कर उड़ान भरते हुए बाहर फसलों तक पहुंचती है। इनके मुख्य भोजन की बात करें तो जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनमें मिलने वाले परागकण और मकरंद ग्रंथियां, जो पुष्प के भीतर मकरंद ग्रंथियां होती है उनके द्वारा एक विशेष प्रकार का पोषक पदार्थ स्त्रावित होता है, उसको बोलते हैं मकरंद। तो वो मकरंद और परागकण इन मधुमक्खियों का मुख्य भोजन होता है। और ये जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो छत्ते को छोड़कर अपने भोजन की तलाश में जब अन्य फसलों तक जाती है, उनके पुष्पों तक जाती है, इसके बाद यदि उनको जो है भोजन मिल जाता है, परागकण मिल जाते हैं, तो वो उसे अपने शरीर पर चिपका लेती हैं और चिपकाने के बाद वापस अपने छत्ते के पास आती है और छत्ते के पास आकर सूर्य की स्थिति के अनुसार, भाई जिस डायरेक्शन में सूर्य है उस स्थिति के अनुसार लगातार गोल गोल घूमने लगती है। जिस समय ये गोल गोल घूम रही होती हैं उस समय ये अपने उदर, मतलब जो पेट वाला भाग है, उसको दाएं बाएं लगातार हिलाती रहती है और जो अपने पंख हैं उनको लगातार फड़फड़ाती रहती है। तो इस प्रकार का जो नृत्य होगा वो नृत्य ही कहलाता है वैगल नृत्य। समझ में आ गया होगा आपके? वैगल नृत्य हमेशा श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा किया जाएगा। श्रमिक मधुमक्खियां भोजन की तलाश में अपने छत्ते को छोड़कर जब पास वाली फसलों तक जाती हैं, पुष्पी फसलों तक जाती हैं, वहां पर यदि उनको भोजन मिल जाता है तो भोजन को या उनका जो शरीर है उस पर वो अपना भोजन चिपका लेती हैं ताकि प्रूफ रहे। उसके बाद वो अपने छत्ते तक जाती हैं, वहां जाकर सूर्य की स्थिति के अनुसार लगातार गोल गोल घूमती हैं, अपने उदर वाले भाग को लगातार दाएं बाएं हिलाती हैं, अपने पंखों को लगातार फड़फड़ाती हैं। इस प्रकार का जो डांस है, इस प्रकार का जो नृत्य है, वो नृत्य ही कहलाएगा बच्चों बेगल नृत्य। क्लियर? इसके बाद अगली बात हम करें कि ये जो कृत्रिम मधुमक्खी, भाई एक तो हो गया छत्ता प्राकृतिक रूप से, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब जाते हैं सड़क के किनारे तो कई सारी जो है खेत होते हैं, उन खेतों में छोटे छोटे बॉक्सेस लगा रखे होते हैं किसानों ने, तो हम बोलते हैं साहब यहाँ पर कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि जो कृत्रिम मधुमक्खी पालन है उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? उसके लिए जो आवश्यक शर्त है, शर्त का मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि कृत्रिम मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, आपको याद होगा कि मधुमक्खियों का भोजन जहाँ पर होगा वहाँ पर मधुमक्खी पालन ठीक प्रकार से होगा। तो पहली बात, कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर फूल वाली फसलें काफ़ी ज़्यादा हों। भाई जहाँ पर फूल वाली फसलें ज़्यादा होंगी, जहाँ पर फूल ज़्यादा होंगे, वहाँ पर मधुमक्खियाँ अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। जलवायु मधुमक्खियों के जीवन के लिए अनुकूल हो, तो ऐसा स्थान अगर है तो वहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। प्रशिक्षण केंद्र का मतलब जहां पर यदि मान लो हम इंटरेस्टेड हैं कि हमें मधुमक्खी पालन करना है कृत्रिम रूप से, अब ये तो है इंटरेस्टेड तो है, लेकिन किस प्रकार से करना है, तो इस चीज की संपूर्ण जानकारी हमें मिल सके, इसके लिए हमें प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और इसी प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कुछ संस्थान
हमारा सहयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साहब ऐसे अनेकों संस्थान हैं जहां पर कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है, और वो कुछ संस्थानों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक संस्थान है खादी ग्रामोद्योग विद्यालय। खादी ग्रामोद्योग विद्यालय राजस्थान खादी संघ, राजस्थान खादी संघ शिवदासपुरा जयपुर, शिवदासपुरा जयपुर। एक दूसरा जो प्रशिक्षण संस्थान है वो है कृषि अनुसंधान केंद्र। कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा। तीसरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है राजकीय मधुमक्खी पालन राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र नैनीताल यूपी। तो इस प्रकार से ये मैंने कुछ कृत्रिम मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों के नाम आपको बताए हैं, जहां पर जाकर के हम लोग कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन किस प्रकार से किया जाता है इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कौन कौन से? खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, राजस्थान खादी संघ शिवदासपुरा जो कि जयपुर के पास पड़ता है। दूसरा है कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा, यहां पर आपको इस प्रकार का प्रशिक्षण मिलेगा। और अगला है राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र नैनीताल जो कि यूपी के भीतर आता है। तो इन स्थानों पर जाकर के हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं ताकि मधुमक्खी पालन ठीक प्रकार से हो। यदि हम देखें कि सर्वाधिक शहद हमारे देश में कौन कौन से स्टेट्स से प्राप्त किया जाता है, तो सर्वाधिक शहद जहां से प्राप्त होता है वो है बिहार, तमिलनाडु, केरल, और मध्य प्रदेश एमपी। इन स्थानों पर सर्वाधिक मात्रा में शहद की प्राप्ति होती है। कहां कहां से? बिहार, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स से शहद सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसके बाद बेटा अगली हम बात करें एपीकल्चर। बहुत ही बढ़िया शब्द है ये एपीकल्चर, जो आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में। एपीकल्चर का मतलब होता है कृत्रिम
मधुमक्खी पालन, कृत्रिम मधुमक्खी पालन, या इसे हम कहेंगे एपीकल्चर। तो इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा खेतों में, और वो खेत या वो स्थान कैसे होने चाहिए जिनके आसपास फूल वाली फसलें हों। तो वहां पर जो बॉक्सेस आप लोगों ने देखे हैं, उन बॉक्सेस के भीतर ही कृत्रिम रूप से मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अब भाई उन जो बॉक्सेस है उनके भीतर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा करें। इस प्रकार से एक लकड़ी का बना हुआ एक आयताकार बॉक्स होता है। ये बच्चों आपके साथ साथ जो डायग्राम में बना रहा हूं, इनका अभ्यास घर पर अवश्य रूप से किया करें, ताकि आप लोग भी जो है इनका अभ्यास हो जाएगा तो एग्जाम में तो आना डेफिनेट है ही। इस प्रकार से एक लकड़ी का बना हुआ आयताकार बॉक्स होगा। उस बॉक्स के दो पोर्शन होंगे इस प्रकार से। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पूरे बॉक्स का 1/4 मतलब चौथाया भाग है। नीचे वाला पोर्शन है वो 3/4 मतलब 3/4 भाग है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं शहद खंड, निचले भाग को बोलते हैं शिशु खंड। और दोनों भागों के बीच में एक जाली लगी होती है। उस जाली में छोटे छोटे आपको छिद्र मिलेंगे। ये तो बात हो गई दोनों खंडों की। आपसे अगर पूछा जाए कि कृत्रिम रूप से जो मधुमक्खी पालन करने के लिए जो बॉक्स काम में लिया जाता है, उस बॉक्स में कुल 2 प्रकार के खंड होते हैं। ऊपर का 1/4 भाग होता है शहद खंड, जिसमें हमें शहद प्राप्त होता है। नीचे का 3/4 भाग होता है शिशु खंड, जिसमें विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों को रखा जाता है, पाला जाता है। जो शहद खंड होता है उसमें धातु की बनी हुई विभिन्न जालियां होती हैं, जिन पर मोम लगा होता है। मोम जैसा पदार्थ लगा होगा, तो ये धातु की बनी हुई अनेक जालियां होंगी इसके अंदर। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें जो हमने यहां पर, जैसे मैंने तो यहां पर 3 जालियां लगाई हैं, तो कोई आवश्यक नहीं कि 3 जालियां ही हो। जालियां कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं। और इन सभी जालियों पर लगा होगा या चिपका होगा मोम जैसा पदार्थ। इन जालियों के भीतर ही जो कृत्रिम रूप से शहद बनता है वो इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार से जालियां मिलेंगी। अब आप देखिएगा ये 2 जालियां हैं, इनके बीच में कुछ मार्जिन रखा गया है, कुछ गैप रखा गया है। ये बहुत जरूरी स्टेप है। जितनी भी जालियां लगाई जाएंगी उन जालियों के बीच में कुछ गैप या कुछ मार्जिन रखना जरूरी है। तो आपके समझ में आ गया होगा, शहद खंड के अंदर धातु की बनी हुई कुछ जालियां होती हैं और इन जालियों पर मोम लगा होता है, और प्रत्येक 2 जालियों के मध्य में क्या होगा, कुछ गैप मिलेगा।
इस पूरे बॉक्स में सबसे नीचे जो तला होता है उस तले में भी एक छोटा गोल छिद्र होगा और उस छोटे गोल छिद्र पर भी जाली लगी होगी, जिसके जो छिद्र होंगे वो काफी छोटे होंगे। इस प्रकार से अब जो आपका शिशु खंड बचता है उसमें कौन कौन मिलेगा आपको? शिशु खंड के अंदर देखिएगा रानी, नर, श्रमिक और रानी के द्वारा दिए गए अंडे और उन अंडों से बनने वाले लार्वा, ये सब आपको कहां पर मिलेंगे? शिशु खंड के अंदर। तो कह सकते हैं हम कि जो ये कृत्रिम मधुमक्खी का छत्ता बनाया है उसमें शिशु खंड के अंदर तो सभी प्रकार की मधुमक्खियां, उनके अंडे, उनके लार्वा, इन सभी को रखा जाता है और ऊपर की ओर केवल जालियां रखते हैं जिसके अंदर शहद इकट्ठा होता रहता है। अब एक छोटी सी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछी भी जाती है कि शहद खंड और शिशु खंड के बीच में जो ये जाली लगा रखी है इसका क्या महत्व है? इसका महत्व सुनिएगा। इन जालियों के छिद्र इतने छोटे होते हैं कि इन जालियों में से रानी और नर मक्खियां ऊपर शहद खंड में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यदि रानी मक्खी ऊपर शहद खंड में अगर प्रवेश कर गई तो जो शहद है या जो शहद खंड है या जो ये धातु की प्लेटें हैं उनमें ये अपने अंडे भी दे सकती है और अगर इसने अंडे दे दिए तो संपूर्ण जो शहद है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसकी जो वैरायटी है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए ये बीच में जाली लगाई जाती है ताकि केवल और केवल श्रमिक मक्खियां ही ऊपर आ वे जा सकें, अन्य प्रकार की मक्खियां ऊपर वाले शहद खंड में प्रवेश ना कर सके। ठीक ऐसे ही जो नीचे एक छोटी सी छिद्र के अंदर जाली लगी हुई है उसका भी यही काम है कि इस छिद्र में होकर श्रमिक मक्खियां ही बाहर आ और जा सके। भाई क्योंकि श्रमिक मक्खियां ही क्या करेंगी? भोजन की तलाश में या मकरंद की तलाश में इसको छत्ते से बाहर निकलना होगा और छत्ते से बाहर निकलने के लिए ही ये छिद्र इतने बड़े हैं जिनमें होकर केवल और केवल श्रमिक ही बाहर आ और जा सके। तो इस प्रकार से ये एक कृत्रिम मधुमक्खी रानी है जिसके भीतर कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों को पाला जाता है। इस पूरे बॉक्स में एक दरवाजा होता है जिसे आप खोल भी सकते हैं, समय समय पर खोल करके उसमें से इन जो धातु की बनी हुई प्लेटें हैं जिनमें कि शहद जमा हो चुका है उसे एकत्रित किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपकी कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों को पालने के लिए जो पेटी या जो मधुमक्खियों का जो छत्ता काम में लिया जाता है वो होता है। अब अगली बात अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एपीकल्चर, और एपीकल्चर का मतलब है कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन करना ही एपीकल्चर कहलाएगा। तो ये बॉक्स तो हमने पढ़ लिया, अब हमें और कौन कौन से उपकरण चाहिए? भाई कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन के लिए हमें कौन कौन से उपकरण चाहिए? तो उन उपकरणों की बात करें हम। पहली बात करें सिर ढकने वाली जाली। सिर ढकने की जो जाली है किस प्रकार से काम आएगी? ये एक प्रकार की मच्छरदानी जैसी होती है जिसमें नेट जैसा बना हुआ होता है, और जो लोग कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन करते हैं वो इस प्रकार की जाली का उपयोग करते हैं जिससे सारा का सारा सिर और ये गर्दन वाला हिस्सा कवर हो जाए और मधुमक्खियों के डंक से बचा जा सके। और क्या काम आएगा? हाथ के दस्ताने,
हाथ के दस्ताने ये विशेष प्रकार के रबर से बने हुए होते हैं जिनको हाथों में पहना जाता है, और इन दस्तानों को पहनने के कारण ही मधुमक्खियों के डंक से बचा जा सकता है। अन्यथा जिस समय आप शहद प्राप्त कर रहे हो उसी समय मधुमक्खियां डंक मार सकती है। तो इस प्रकार के दस्ताने को पहन करके ही शहद को प्राप्त किया जाता है। तीसरा जो यंत्र होता है वो होता है धुआं यंत्र। धुआं यंत्र ये क्या काम आएगा? एक प्रकार का टिन का बना हुआ डब्बा होता है और उस डब्बे के द्वारा धुआं उत्पन्न की जाती है, और उस धुआं के कारण ही जो ये छत्ता है उस छत्ते की मधुमक्खियां उड़ जाती है छत्ते को छोड़कर, और उसके बाद फिर शहद को प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया आपका धुआं यंत्र। लोहे की चपटी प्लेट चौथा जो उपकरण है। लोहे की चपटी प्लेट, अब ये लोहे की चपटी प्लेट क्या काम आएगी? इस प्रकार की चपटी प्लेट से क्या होगा, जैसे इस प्रकार के यंत्र में आप लोग मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो चलो ये तो मान लिया कि जो ये धातु की बनी हुई प्लेटें हैं इनमें शहद इकट्ठा होगा, लेकिन इनमें से भी टपक टपक करके और नीचे जो इसका तला है उसमें भी तो शहद और कुछ मोम इकट्ठा हो जाता है। तो जो लोहे की चपटी प्लेट होती है उसकी सहायता से इस तले को खुरच करके इसकी सफाई की जाती है, इसीलिए लोहे की एक चपटी प्लेट की आवश्यकता होगी। एक उपकरण होता है बेटा चाकू। चाकू को गर्म करके इन धातु की प्लेटों पर इस प्रकार से चलाया जाता है ताकि ऊपर की सतह पर जो मोम इकट्ठा हो गया वो तो हट जाए और उससे शहद प्राप्त कर लिया जाए, शहद प्राप्त हो जाएगा। अगला है शहद निकालने का उपकरण। शहद निकालने का उपकरण तो ये एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जो कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात इस प्रकार के उपकरण में ये जो धातु की बनी हुई प्लेटें हैं जिनमें कि शहद इकट्ठा है उसको रख दिया जाता है। उसके बाद उस उपकरण को जब चालू करते हैं तो वो मिक्सी की भांति या वॉशिंग मशीन की भांति गोल गोल घूमता है, और उसके गोल गोल घूमने से इन प्लेटों पर क्या लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है, जिससे कि इनमें भरा हुआ जो शहद है वो अलग से निकल जाता है। फिर उसको नली और टोंटी की सहायता से अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष प्रकार के उपकरण हैं जो कि कृत्रिम मधुमक्खी पालन में सहायक होते हैं।